तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार के 12 साल आज 26 मई को पूरे हो गए हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत ने एक असाधारण परिवर्तन देखा है, जहां संकल्प से सिद्धि का मंत्र मोदी सरकार की नीतियों का आधार रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं बनी, तमाम ऐसे ऐतिहासिक और साहसिक फैसले लिए गए जिन्होंने भारत को एक उभरती शक्ति से बदलकर वैश्विक पटल पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया है। इन 12 सालों में भारत की तकदीर बदलने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन हम बताएंगे वो सबसे बड़े फैसले जिन्होंने भारत को न्यू इंडिया से विकसित भारत की ओर अग्रसर किया है। हम बताएंगे वो बड़ी उपलब्धियां जिनकी वजह से देश आत्मनिर्भर और सशक्त हुआ। पूरी दुनिया में भारत की धाक जमी और विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान और पुख्ता हुई है। उन्नीस भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, लेकिन मानसिक पराधीनता की परछाइयां लंबे समय तक बनी रहीं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रशासनिक ढांचा, न्याय व्यवस्था, सत्ता के प्रति, यहां तक कि भाषा और सोच में भी औपनिवेशिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता रहा। भारत ने सदियों तक इस मानसिक उपनिवेशवाद का प्रभाव महसूस किया। साल 2014 के बाद इस विमर्श को नई दिशा मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा कि भारत को अपनी जड़ों, अपनी सभ्यता और अपने गौरवशाली इतिहास से पुनः जुड़ना होगा। यहीं से शुरू हुआ राष्ट्रीय स्मृतियों, प्रतीकों और सांस्कृतिक धरोहरों को नए दृष्टिकोण से पुनर्स्थापित करने का प्रयास। सोमनाथ से लेकर काशी तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी गई। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इन प्रयासों को केवल धार्मिक पुनर्जागरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास के पुनरुत्थान के रूप में भी देखा गया। नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है। हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। राजधानी दिल्ली में सत्ता और शासन के प्रतीकों को भी नए अर्थ दिए गए। ब्रिटिश सत्ता की विरासत माने जाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। संदेश स्पष्ट था, शासन नहीं सेवा, अधिकार नहीं कर्तव्य। इसी मार्ग पर स्थित वह छतरी जहां कभी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा राष्ट्र के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन खड़ी है। इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास नाम परिवर्तन में भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री आवास, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग बना तो देश के राजभवनों को लोक भवनों में बदला गया। अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बना तो हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा जाने लगा। ये परिवर्तन केवल नामों के नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय स्मृतियों को पुनर्भाषित करने का प्रयास माने गए, ताकि प्रेरणा के स्रोत भारतीय अस्मिता और स्वतंत्रता के नायकों से जुड़े रहें। विभाजन की त्रासदी को राष्ट्रीय स्मृति में जीवित रखने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता की कीमत और विस्थापन की वेदना को समझ सकें। वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदानों को राष्ट्रीय चेतना में स्थापित करने के लिए वीर बाल दिवस की शुरुआत हुई, जो साहस, धर्म और राष्ट्र निष्ठा की अमर परंपरा का स्मरण कराता है। सिर्फ प्रतीक ही नहीं, सेना और राष्ट्रीय समारोह में भी भारतीयता की झलक और अधिक स्पष्ट हुई। भारतीय नौसेना के ध्वज से औपनिवेशिक सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से प्रेरित प्रतीक को अपनाया गया। न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन की एक व्यापक तस्वीर सामने आई। दशकों तक औपनिवेशिक कानूनों के आधार पर चलने वाले भारत ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किए।
नए भारत के निर्माण की इस यात्रा में केवल इमारतों का कायाकल्प नहीं हुआ, बल्कि सार्वजनिक स्थलों और हवाई अड्डों को भी राष्ट्र नायकों और सांस्कृतिक प्रतीकों से जोड़ने का प्रयास हुआ। सरकार ने तमाम हवाई अड्डों के नाम बदले तो साथ ही महापुरुषों और महानायकों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करने के प्रयास के क्रम में नई संसद में सेंगोल की स्थापना हुई। ये कदम नई पीढ़ी को भारत की सांस्कृतिक धरोहरों और महानायकों से परिचित कराने का अहम प्रयास है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने भी एक्स पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई। इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। यही वो दृष्टि है जिसने एक ऐसे नए भारत को गढ़ा जहां नारी सशक्तिकरण, नवाचार, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीमाओं पर अडिग आतंक के विरुद्ध निर्णायक और विश्व मंच पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत आज एक सशक्त, विश्वसनीय नेतृत्व के रूप में स्थापित है। डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा में नई गति दे रही है। प्रधानमंत्री आवास, जन धन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और स्वनिधि जैसी योजनाओं ने विकास को जन जीवन तक पहुंचाकर विश्वास को सशक्त किया है और यही विश्वास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को साकार कर रहा है। नेशन फर्स्ट की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ती इस युगांतकारी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन। तो देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। कैसा रहा ये 12 साल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखिए, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 सालों में भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा है। किस तरह से आप देखते हैं कि भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर भी सामने आया है? देखिए बेटा, अगर हम 12 सालों की बात करते हैं तो 12 साल के पहले किस तरीके से अभी आपकी रिपोर्ट दिखा रही थी कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसको लेकर के जो नौजवानों के मन में नैराश्य का भाव था। इस देश में 55% युवा आबादी है और वो युवा आबादी निराशा की घोर आकंठ में डूबी हुई थी। इससे वह मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था जहां से कि भारत के उत्कर्ष की कहानी या स्वयं की किसी रोजगार या फिर किसी भी तरक्की की बात सोचा या किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सत्ता में आते ही उन्होंने इस भाव को देश के जनमानस हुए मन को जो है कहीं न कहीं पढ़ा और उसमें उत्साह का संचार किया। उत्साह के संचार करने में उन्होंने उन्हीं तत्वों का जो नैराश्य के भाव में बदल चुके थे, उन्हीं तत्वों का उपयोग किया। तमाम सारी ऐसी योजनाएं लेकर के वो आए, चाहे वो जन धन खाता की योजना हो, चाहे फिर हर घर सिलेंडर पहुंचाने की योजना हो, या फिर किसानों के लिए बीमा योजना हो, या फिर किसानों के लिए और तमाम सारी ऐसी योजनाएं, या फिर माताओं बहनों को अधिक पैसा दे करके उनके जीवन को जो है सबल बनाने की योजना हो, या फिर चाहे वो शौचालय के निर्माण की योजना हो। उन सब चीजों में एक त्वरित गति ले आकर के जो एक नैराश्य का भाव था, जो एक निराशा का भाव था, उसको कम करने का प्रयास किया। और इसके साथ ही बड़े स्तर पर भी जो है तमाम विकास के कार्य ऐसे शुरू किए गए। अगर आज हम उत्तर प्रदेश की खाली बात करते हैं तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं एक्सप्रेस वे से आच्छादित हो चुका है या फिर हो रहा है। और यह एक्सप्रेस वे वास्तव में एक जीवन रेखा होती है जिस पर रोजगार भी चलता है, जिस पर अर्थव्यवस्था भी चलती है, लोग भी सफर करते हैं। तो वह सारी चीजों तत्वों को दूर करते हुए बहुत तेजी के साथ भारत ने अपने कदम बढ़ाए। वो कदम चाहे परीक्षण का रहा हो, चाहे वो मंगलयान रहा हो, या फिर चंद्रयान रहा हो, या फिर ऐसे और तमाम सारी चीजें जिसको कल तक हम ये सोचा करते थे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हर उस क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उन सब को बढ़ाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि भारत दुनिया के चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंचा, जबकि तमाम सारी बाधाएं आई, चाहे वो कोरोना का महाकाल रहा हो या फिर जो है नोटबंदी का काल रहा हो। उन सब से निकल करके भारत जो है दुनिया में अपनी एक शाख और महाशक्ति के रूप में जो है आगे आने वाले समय में बनने का जो उसका संकल्प है उसको प्रदर्शित करने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास किया है। और यही कारण है, अभी आप कल देखेंगे कि
जिस तरीके से इराक और अमेरिका इजराइल की लड़ाई में भारत की तटस्थ भूमिका थी, भारत को तटस्थ रखा जा रहा था। कहीं न कहीं अमेरिका के भी समझ में आया कि भारत एक ऐसी बढ़ती हुई ताकत है कि जिसको अलग रख करके काम नहीं चल सकता है। दुनिया के इन तमाम सारे देशों को इस बात को लेकर के कहीं कोई भ्रम नहीं है कि भारत का बड़ा बाजार, भारत की युवा शक्ति जनमन यहाँ का जो है एक प्रगति का प्रवृत्ति रखता है, और उस प्रवृत्ति को जो है अगर दोहन किया जाएगा तो न केवल भारत का बल्कि उनका भी विकास संभव है। और यही कारण है कि आज दुनिया में चाहे एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे जिन भी क्षेत्रों में बिल्कुल आशुतोष जी, अगर देखें इस 12 साल का कार्यकाल देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो गरीब, युवा, किसान और महिला चहुमुखी विकास हुआ है इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। आशुतोष जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक ढांचे को लेकर योगी सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके लिए सरकार ने एक स्पष्ट और अस्थायी प्रशासनिक मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने तय किया है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान ही ग्राम पंचायतों के प्रशासन के रूप में कार्य करेंगे, और ये व्यवस्था नई पंचायतों के गठन तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। दरअसल 26 मई 2026 को प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में 27 मई 2026 से निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासन के रूप में नामित किया जाएगा। हालांकि इन प्रशासकों को केवल सामान्य और रूटीन प्रशासनिक कार्यों की अनुमति होगी और वे किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। वहीं विशेष या अत्यावश्यक परिस्थितियों में किसी निर्णय की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव पहले जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और डीएम की स्वीकृति के बाद ही उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है, ताकि ग्राम पंचायतों का कामकाज बिना रुकावट जारी रहे और प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे। तो देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला है, 6 महीने तक और चलेगी प्रधानी। देखिए, सीएम योगी के निर्देश पर निवर्तमान प्रधानों को बनाया जाएगा ग्राम पंचायतों का प्रशासक। नई पंचायतों के गठन या अधिकतम 6 माह तक रहेगा प्रशासन का कार्यकाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कारागार मामलों से जुड़े अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में जेल प्रशासन की व्यवस्था, सुरक्षा मानकों और सुधारात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सीएम ने जेलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, बहुमंजिला जेलों के निर्माण, सीसीटीवी और आधुनिक तकनीक के विस्तार पर जोर दिया। छोटे अपराधियों के लिए ओपन जेल व्यवस्था लागू करने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, कारागार विभाग की समीक्षा बैठक की गई और उसमें जेल सुधार और सुरक्षा पर सीएम योगी का फोकस भी रहा है। क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सीएम योगी ने कारागार विभाग की समीक्षा बैठक में बड़े निर्देश जारी किए हैं। अगर हम इन निर्देशों की बात करें तो जेल को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास का केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो छोटे अपराधों के लिए ओपन जेल व्यवस्था लागू करने की तैयारी की गई। तो देखिए, यूपी की जेलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 75 साल से अधिक उम्र, गंभीर बीमारी और महिला बंदियों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जमानत राशि ना भर पाने पर बंदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जेलों की ओवरक्राउडिंग पर जो दर है वो 1.77 से बढ़ा दिया गया। वर्ष 2017 के बाद 7 नए कारागार शुरू किए गए हैं। तो देखिए, ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो सीएम योगी का मास्टर प्लान हम कह सकते हैं, जिसमें 10,495 बंदियों की अतिरिक्त क्षमता विकसित हुई है। तो देखिए, यूपी के जेलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अमेठी, महोबा, हाथरस समेत 6 नए जेलों का निर्माण जारी रहेगा। तो ये वो मास्टर प्लान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जेल सुरक्षा के लिए 6,200 सीसीटीवी कैमरे और 30 ड्रोन कैमरे भी लगाए जाएंगे। जेलों में कौशल विकास और उत्पादन गतिविधियों को और बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो देखिए, ये वो मास्टर प्लान है कारागार विभाग द्वारा। देखिए, अब इस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, यूपी की जेलों में बड़ा बदलाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मास्टर प्लान है।
चलिए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर के एक बयान के जरिए बंगाल की तर्ज पर जल्द ही उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य किए जाने की तैयारी की खबर सामने आई है, जिसे लेकर यूपी में सियासी तलवारें खिंचती नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी ये अनिवार्य किया जाएगा। बंगाल के बाद अब यूपी भी उस फैसले की दहलीज पर खड़ा है, जिसके लागू होने के बाद यूपी का चाहे स्कूल हो या मदरसा, शिक्षा के हर मंदिर में सुबह की शुरुआत का नजारा कुछ ऐसा दिखेगा। देशभक्ति की भावना से लबरेज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की ये गूंज अब यूपी के शैक्षिक संस्थानों से होकर यहाँ की फिजाओं में घुलने जा रही है। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के इस बयान से ये बात साफ हो गई है कि यूपी के मदरसों में अब जल्द ही वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे सकती है। यूपी में भी सभी विद्यालयों में, चाहे मदरसा हो, चाहे बेसिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे हाई स्कूल हो, हर बोर्ड में मदरसा के साथ साथ सब जगह अनिवार्य होगा। तो क्या मदरसा बोर्ड के लिए कोई आदेश जारी होगा? निश्चित आदेश जारी होगा। वंदे मातरम पर यूपी में अक्सर ही सियासी रण छिड़ा रहता है। इससे पहले जब केंद्र सरकार ने फरवरी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सभी सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों और सभी स्कूलों में अनिवार्य करने का फैसला लिया था, तो यूपी में इस फैसले पर सियासी वार पलटवार का लंबा दौर चला था। और अब ओपी राजभर के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने के ऐलान भर से ही यूपी का सियासी माहौल गर्माने लगा है। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते हैं इससे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन संविधान हमारा क्या कहता है हमें उससे लेना मतलब। देश का संविधान राष्ट्रगान को अनिवार्य करता है और राष्ट्रगान गाने में किसी को आपत्ति नहीं है। बाकी अगर कोई भी चीज अनिवार्य करने की बात करेंगे तो अदालतें खुली हैं, संविधान फैसला करेगा। हल्के लोग हैं, इन हल्के लोगों की बातों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। हालांकि इधर योगी सरकार का साफ कहना है कि उनकी मंशा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर देना है, न कि मदरसों को सियासत का केंद्र बनाना। बहरहाल वंदे मातरम पर अभी यूपी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक निर्देश सामने नहीं आया है। ऐसे में निर्देश जारी होने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि सियासत का रुख क्या रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाचारों में आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ अधिक मास के चौथे बड़े मंगल के अवसर पर आज पूरे उत्तर भारत में भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हनुमान भक्तों ने सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने कतारों में लगातार बजरंगबली के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर और लखनऊ में भी बड़ा मंगल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है, जहां लोग हनुमान जी के दर्शन कर मंगल कामनाएं कर रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत बाराबंकी में किसान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। योजना के अंतर्गत किसानों को 2 से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों पर 60% सब्सिडी दी जा रही है, जिससे सिंचाई की लागत में कमी आई है। पहले किसान डीजल इंजन और बिजली कटौती की समस्या से परेशान रहते थे, लेकिन अब सौर ऊर्जा आधारित पंपों से निर्बाध सिंचाई संभव हो रही है। किसानों का कहना है कि इससे बिजली बिल में राहत मिली है और फसल उत्पादन भी बढ़ा है। जिला कृषि अधिकारी राजद राम के अनुसार जिले में हजारों किसान योजना का लाभ उठा चुके हैं और ये योजना खेती को अधिक किफायती व सुविधाजनक बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो योजना चलाई गई है, पीएम कुसुम योजना, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। किसान भाइयों के लिए पीएम कुसुम योजना से डीजल, बिजली आदि की सबकी बचत होती है और एक निर्बाध पानी उपलब्ध होता है। इस योजना के तहत जनपद बाराबंकी में हजारों किसानों ने लाभ लिया है। इस योजना में 2 HP से लेकर के 10 HP तक का मोटर 60% के अनुदान पर किसान कृषि विभाग उपलब्ध कराता है। अगर कोई भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है, वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है और योजना का लाभ उठा सकता है। सिंचाई की बहुत सारी समस्या होती थी, इसमें ले जाना पड़ता था, डीजल भी ढोना पड़ता था, डीजल बहुत महंगा पड़ता था, जिससे कि मतलब फसलें सही से हो नहीं पाती थी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम कुसुम योजना
मतलब शुरू की गई, जिससे कि हमको 3 किलोवाट का सोलर पैनल मिला, जिससे कि हमारी सिंचाई, कृषि सिंचाई बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगी, फसलें भी अच्छी होने लगी। मुझे सिंचाई की बहुत समस्या हो रही थी, जिससे लागत बढ़ रही थी खेती में, डीजल भी महंगा हो रहा था, इंजन का संसाधन, इंजन ले जाना लाना, इससे आय बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, आय में आ रही थी। उसके बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की कुसुम योजना के अंतर्गत मैंने 2 किलोवाट का पैनल लगवाया, जिससे अब खेती सिंचाई करने में बहुत ही आसानी हो रही है। जब चाहा तब मैंने पैनल का बटन दबाया, मोटर चालू किया, मैं सिंचाई कर रहा, इससे आय मेरी इनकम बढ़ रही है। मेरे खेत में ना नहर पानी आता था, ना हमारे पास इंजन था। इंजन पिताजी ने बहुत पहले लिए थे, वो बुढ़ा हो गया है और खेत में बहुत कम पैदावार होती थी। जब खेत में पानी की व्यवस्था नहीं थी, ना नहर की थी, ना बोरिंग की थी, प्रधानमंत्री जी ने जब कुसुम योजना चलाई, उसमें हमको ये मिल गया पैनल, उससे हमको बहुत फायदा हुआ है। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो ऐसे ही देखिए कितने सुंदर सुंदर प्रसंग के, कितने सुंदर सुंदर